भविष्य सुधारने तो जाती हैं, लेकिन वो अपना ऐसा भविष्य सुधारती हैं कि भविष्य बनाते बनाते कुछ ऐसा कर जाती हैं कि वो लड़कियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल जो पुलिस उन लड़कियों को गिरफ्तार करती है वो एक कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती है। वो चारों जो लड़कियां होती हैं ऐसे बुरे काम में फंस जाती हैं और एक ऐसे काम को अंजाम देती हैं कि जिसे जो भी सुना वो सुनने के बाद उसके होश उड़ गए और हर कोई माँ बाप के साथ साथ हर कोई बिल्कुल ऐसी घटना से शर्मसार हो गया। अगर आपको जानना है कि आखिर में उन 4 लड़कियों ने ऐसा क्या किया कि उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वो पढ़ने तो जाती हैं हॉस्टल में, लेकिन कुछ ऐसा कर बैठती हैं कि जिससे उनको पुलिस गिरफ्तार करके उनको आजीवन कारावास में भेज देती है। तो इस कहानी को पूरा जानना है तो हमारे वीडियो के अंत तक बनी रहिए। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हाईवे क्राइम तक में आपका स्वागत है। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जान रहे हैं हाईवे क्राइम तक का परिवार नया है तो आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है देवरिया। देवरिया जिले में एक विश्वविद्यालय होता है, देवरिया विश्वविद्यालय। वहाँ पर 4 लड़कियाँ अलग अलग शहरों से पढ़ने के लिए आती हैं। में उनके माँ बाप का सपना होता है कि लड़की बाहर रहेगी तो घर पर कुछ काम काज होता है और लोगों को मानना है कि लड़कियाँ घर पर रहकर उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। तो लड़कियों को वो जो माँ बाप होते हैं उनके भविष्य बनाने के लिए अपनी लड़कियों को वो बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो देवरिया विश्वविद्यालय में वो 4 लड़कियाँ, एक बिहार से है, एक राजस्थान से और एक जौनपुर से होती है, और एक जौनपुर में बगल में ही एक जिला पड़ता है वो। तो ये 4 लड़कियाँ अलग अलग शहरों से होती हैं। दोनों आती हैं, हॉस्टल में रहना शुरू करती हैं, साथ में कोचिंग करती हैं, पढ़ाई करती हैं और देखते देखते चारों की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। हर से वो आई हैं, ना यहाँ पर किसी को जानती हैं, ना किसी से जाने न पहचाने। ऐसे में अगर कोई सहेली बन जाती है तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। साथ पढ़ना, साथ उठना, साथ खेलना, सारी चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगती हैं। ऐसे ही था, देखते देखते इन चारों की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। वो साथ पढ़ती हैं, साथ कोचिंग जाती हैं, साथ खाती, साथ रहती, सब कुछ जो भी वो काम करती बिल्कुल साथ साथ करती हैं। और फिर कहते हैं सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। लड़की समय पर उठती हैं, अपना कॉलेज जाती हैं, पढ़ाई करती हैं। उन्हीं के हॉस्टल के बगल में एक छोटी सी चाय की दुकान होती है। एक लड़का था जो चाय बेचता था। लड़कियाँ अक्सर जो है चाय पीने वो बाहर जाती थी। चाय की दुकान का नाम था चौचकिया चाय। तो वो चौचकिया चाय को हर रोज पीने सुबह और शाम वो जाती तो वो चाय पीने हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो लड़का था जो उम्र का था, लड़कियों जो लड़कियां थी किसी की उम्र 23 साल, किसी की 24 साल, तो किसी की 26 साल उम्र होती है, किसी की उम्र होती है वो मात्र 18 वर्ष की होती है। लड़का सुबह और शाम अपनी उसकी चाय की दुकान थी तो वो हॉस्टल के ही बगल में अपनी चाय की दुकान खोलता, जहाँ पे उन 4 लड़कियों के साथ साथ जितनी भी देवरिया गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां होती उसी के यहाँ से वो चाय पिया करती। चाय पीते पीते लड़कियां उस लड़के से काफ़ी हंसी मजाक किया करती। हंसी मजाक करते करते लड़का छोटी उम्र का था तो जो 4 लड़कियां थी वो अक्सर उस लड़के को छेड़ा करती, परेशान करती। पर लड़का भी सोचता कि हमारी दीदी है, वो दीदी दीदी इनको कहता और कुछ नहीं बोलता। अब ऐसा जो सिलसिला है वो हर रोज चलता रहा। अब लड़कियों को मज़ा मिलने लगा और लड़कियां अब सुबह और शाम वो इसके यहाँ अक्सर देखे, जब भी उनका मन करता चाय पीने का या ऐसे ही मजाक मस्ती करने का मन करता तो वो उसकी दुकान पे पहुंच जाती। और वो जो लड़के का नाम जो होता है निरंजन होता है। निरंजन से वो खूब हंसी मजाक करती और वो निरंजन ने वो भी हंसी मजाक को टालकर शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लिया करता। अपनी लड़कियों की जो बदतमीजी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले तो लड़कियां उससे हंसी मजाक ही करती हैं, अब धीरे धीरे लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ने लगती हैं। 4 लड़कियों में से कभी कोई उसको हाथ लगाता, कभी कोई उसके गाल पे टच करता। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। बगल में ही एक पार्क होता है। लड़कियां निरंजन से कहती हैं पार्क में बैठे हैं, तुम चाय लाकर हमको यहाँ पर दे दो। सीधा साधा भोला भाला लड़का था और वो लड़का चाय लेकर वो झाड़ी के पीछे जो पार्क होता है वहाँ पर जाकर लड़कियों को चाय देने लगता है। अब लड़कियां उसके हाथ से चाय ले लेती हैं। चाय लेने के बाद लड़कियां उसको
जो निरंजन होता है इसको उधर उधर हाथ लगाने लगती है। कोई इसके पैरों पे हाथ लगाता, कोई इसके जांघों पर हाथ लगाता, तो कोई इसके गाल पे हाथ लगाता, कोई उसकी छाती को सहलाता। अब ये लड़का देखता है तो फिर बहुत परेशान होके फिर कहता है, दीदी आप ये क्या कर रही हैं। तो जो चारों लड़कियां होती हैं वो उसको धमकाती हैं कि चुपचाप से तुम यहाँ पर बैठ जाओ, वरना हम शोर मचा देंगे और लोग तुमको आकर पीटने लगेंगे। बहुत सुना जाता है कि जो लड़कियों का शोर अक्सर सुना गया है कि लड़के करते हैं, पर अब जो समाज है ना वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदल रहा है। अब लड़कियां भी जो हैं आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लड़कियां लड़कों का शोषण करने लगी हैं। तो जो लड़कियां होती हैं चारों इसको उधर उधर हाथ लगाने लगती है। कोई इसकी छाती पर हाथ लगाता, तो कोई इसकी जांघ पर हाथ लगाता, कोई उसके गाल को टच करता। ऐसे ही करके वो लड़कियां इसको इधर उधर टच करने लगती हैं। ऐसे ही देखते देखते 2-3 घंटा बीत जाता है। फिर उसके बाद से जब इन लड़कियों का चारों का मन भर जाता है तो निरंजन से कहती है कि तुम अपनी दुकान पर जाओ, अपना काम करो। फिर वो दुकान पर चला जाता है। ऐसा ही था, बार बार ऐसा ही होता है। लड़को पार्क में बुलाती, चाय पीने के बहाने वो जब चाय लेके जाता उसको बैठाकर जो मन में आता उसके साथ वो करती, उसको इधर उधर हाथ लगाती। फिर ऐसे ही एक वक्त था, वो निरंजन से कहती है कि निरंजन तुम कहाँ रहते हो, चलो हमें दिखाओ अपना घर, तुम कहाँ रहते हो। वो उसको अपने कमरे पे लेके जाता है। अब लड़कियां शाम में निकली थी और देखते देखते रात के 8 बज जाता है। फिर लड़कियां हैं चारों अपना मन बनाती हैं और कहती हैं कि निरंजन अब तुम बुरा ना मानो तो क्या हम तुम्हारे यहाँ एक रात रुक जाएं। जो निरंजन होता है पहले तो वह हिचकिचाता है और कहता है, दीदी आप हॉस्टल में चली जाओ, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो चारों लड़कियां कहती हैं कि अरे कोई देखेगा, कोई जानेगा तो ना, वैसे भी रात हो चुकी है, अब हम लोग तो सुबह ही जाएंगे अपने घर। फिर निरंजन फिर भी उससे कहता है कि दीदी आपको अपने कमरे में चले जाना चाहिए। उस पर जो एक लड़की होती है वो चिल्लाकर डांट कर कहती है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। अब वो लड़का बेबस हो जाता है और फिर उनके आगे कुछ नहीं कहता। फिर लड़की उसके कमरे में रात भर रुकती है। फिर निरंजन होता है, कहता है कि दीदी आप लोग यहाँ सो लो, मैं पास के ही अपने दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ सोने। फिर चारों लड़कियां होती हैं उसका कॉलर पकड़ के खींच के कहती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की, तुम हमसे क्यों डर रहे हो, तुम यहीं सो जाओ, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे साथ सोने में, फिर तुमको क्या आपत्ति है भला। अब निरंजन करता भी तो क्या करता, वो उनके साथ सो जाता है। जैसे ही रात के 11 बजते हैं जो लड़कियां हैं फिर अपना असली रूप दिखाना शुरू करती हैं। जो लड़कियां हैं वो लड़के को फिर से यहाँ वहाँ हाथ लगाती हैं और लड़का चुपचाप कुछ बोलता नहीं है। उसे पता था कि हम कुछ बोलेंगे कि लड़कियां हमको धमकाएंगी और डांटेंगी, फिर वो चुपचाप लेटा रहता है। कोई लड़कियां कभी उसके पैर पे चढ़ती, कोई उसको गालों पे हाथ लगाता, कोई उसकी जांघ पे हाथ लगाता, कोई उसकी छाती पे हाथ लगाता। ऐसे ही करते करते जो चारों लड़कियां होती हैं एक एक करके अपना वस्त्र उतारने लगती हैं और वे बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाती हैं। फिर लड़का ये देखता है तो बिल्कुल परेशान हो जाता है। वो कहता है कि दीदी ये सही नहीं है, आप ऐसा मत करो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। पर जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि जब हमें कोई एतराज नहीं है तो क्या तुम तो लड़के हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता। फिर लड़का कहता है नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मेरा मन नहीं करता। एक जो लड़की होती है उसको अपने बाहों में भर के कहती है दूर रुक जाओ, अभी तुम्हारा मन करने लगेगा। फिर जब लड़का कुछ और विरोध करता है तो दूसरी जो लड़की होती है उसको एक छापड़ लगा देती है, कहती है कि बस तुम देखते रहो। तो फिर जो लड़की होती है चारों अपना कपड़ा उतारती है। फिर उसके बाद एक एक करके जो निरंजन होता है उसके वस्त्र उतारने लगती है। अब जो निरंजन था बेबस था, लाचार था, अब वो कहता भी तो कहता क्या, बोलता भी तो बोलता क्या। अब जो भी उसके साथ हो रहा था, जो भी उसके साथ शोषण होता वो चुपचाप से सह रहा था। अब ये जो लड़कियां हैं एक एक करके उसका वस्त्र उतारती है और निरंजन को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक वैश्य दरिंदे के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। एक लड़की शारीरिक संबंध बना ली होती है तभी उसके साथ दूसरी लड़की शारीरिक संबंध बनाती है। फिर ऐसा ही करते करते चारों बारी बारी उसे शारीरिक संबंध बनाती है। फिर जो लड़का था अब बिल्कुल थक चुका था। जब लड़कियां देखती हैं कि लड़का अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है, फिर लड़कियां देखती हैं कि ये बिल्कुल थक चुका है और अब ये कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे में जो लड़कियां थी वो पहले से इंतजाम करके आई थी अपनी हवस मिटाने के लिए। तो एक जो लड़की होती है उसमें एक गोली शक्तिवर्धक की निकाल कर उस लड़के को खिला देती है। फिर लड़का था फिर एक बार से वो तैयार होता है और फिर से एक बार उसको संतुष्ट करने की कोशिश करता है।
फिर से वो बारी बारी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन जो लड़कियां थी इतनी हफ्सी, इतनी दरिंदी थी कि फिर भी उनका मन नहीं भरता है। फिर वो लड़का जब थक जाता है, जैसे ही लड़कियां देखती हैं कि लड़का बिल्कुल थक चुका है, अब ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो और शक्तिवर्धक गोली दूध के साथ खिला देती हैं। अब फिर लड़का तैयार हो जाता है और फिर से इनकी प्यास बुझाने लगता है। लेकिन इनकी जो प्यास थी तब तक नहीं बुझती जब तक कि निरंजन की जान न चली जाए। फिर ऐसे ही करते करते वो उन जो लड़कियां होती हैं चारों, निरंजन को 4 गोली शक्तिवर्धक की खिला देती हैं। अब जो लड़के की तबीयत वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा था। लेकिन उन लड़कियों को अपने हवस के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। वो सोचती हैं कि हो सकता है जो निरंजन है इतनी ताकत लगा रहा है, इस वजह से उसको शायद पसीना आ रहा है। पर उनको नहीं पता था कि निरंजन की हालत खराब हो रही है। निरंजन अब कहता है कि दीदी बस करो, अब मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो हफ्सी लड़कियां होती हैं उनको कुछ नहीं सोचता अपने प्यास और भूख के आगे। वो उनसे शारीरिक संबंध तब तक बनाती हैं जब तक उसकी जान न चली जाए। सुबह के 8 बज जाते हैं, तभी जो निरंजन होता है वो अपनी आखिरी सांस लेता है। निरंजन अपना दम तोड़ चुका है। वो निरंजन के साथ लगातार उसे शारीरिक संबंध बना रही होती हैं। और फिर उसके बाद से उसमें से जब चारों लड़कियां उसे शारीरिक संबंध बारी बारी करके बना चुकी होती हैं, तो निरंजन से कहती हैं कि अब तुम अपनी दुकान चले जाओ। तो फिर देखती हैं कि निरंजन कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसे में लड़कियां बार बार जब उसको बुलाती हैं, आवाज़ देती हैं और उसको हिलाती हैं, तो देखती हैं कि निरंजन कुछ भी कह नहीं रहा है। फिर निरंजन की वो सांस टटोलने की कोशिश करती हैं। फिर देखती हैं कि निरंजन की सांस नहीं चल रही है। अब लड़कियां बिल्कुल परेशान और हैरान हो जाती हैं। उसके बाद से जो लड़कियां थी वो निरंजन को उसी निर्वस्त्र छोड़कर अपने हॉस्टल भाग जाती है। लड़का ऐसे ही 2 दिन तक कमरे में पड़ा रहता। शव होता है, उस शव से कहीं ना कहीं दुर्गंध आने लगी थी। अब जो उसके आसपास के कमरे वाले होते हैं वो दुर्गंध को सूंघते हैं, तो उनको बहुत अजीब लगता है कि आखिर में ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। और वो अपने कमरे में इधर उधर चूहे की तलाश करने लगते हैं कि हो सकता है कि कहीं चूहा मरा हो, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक कमरे में शव 2 दिन से पड़ा हुआ है। और फिर ऐसे ही इधर उधर अपने कमरे में तलाश करते हैं, फिर भी उनको कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो अगल बगल वालों से पूछते हैं कि आखिर में इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तो इसमें से फिर जो लड़के होते हैं एक दूसरे के कमरे में ताका झाकी करने लगते हैं। फिर जो निरंजन होता है उसके कमरे में जब जाते हैं तो देखते हैं निरंजन बिल्कुल नग्न अपने बेड पर लेटा हुआ है। वो निरंजन के दरवाजे पे खड़े होकर निरंजन आवाज़ देते हैं। निरंजन बोलता नहीं है। फिर लड़के भी परेशान होकर उसके कमरे में जाते हैं और उसके ऊपर चादर ढापते हैं और उसको जगाते हैं। फिर देखते हैं कि उसका जो शव है बिल्कुल कड़ा हो गया है और बिल्कुल ठंडा हो गया है। और वो जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और मौके पर पुलिस पहुंचती है तो फिर अपनी छानबीन करना शुरू कर देती है। फिर वो अपनी छानबीन करती है और फिर आसपास के लोगों से पूछती है कि यहाँ पर कौन आया था। तो कहीं से कुछ भी सबूत नहीं मिल पाता है कि आखिर में कौन आया। और एक चाय वाले सीधे साधे लड़के को, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की होती है, इसको कौन मार सकता है। होती है उसकी बॉडी को, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर कहीं ना कहीं पुलिस को अंदाजा लग चुका था कि ये शोषण का और बलात्कार का मामला है। निरंजन था वो बिल्कुल नग्न अवस्था में बेड पर पड़ा हुआ था। और जब फिर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर जो उसकी आसपास दुकानें होती हैं वहाँ से जांच पड़ताल करना शुरू करती है। वहाँ से लोगों को हर किसी से पूछताछ करती है। लड़की है वहाँ पे, जो भी होटल में चाय पीने लड़कियाँ आती, लड़के आते, जो भी बूढ़े आदमी जो भी होते, सबसे पूछताछ करती कहीं से भी। लेकिन उसको कोई सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि मामला भी इतना पेचीदा था। किसी को क्या पता कि 4 लड़कियाँ, वो भी जो पढ़ने लिखने आई हैं, इतनी पढ़ी लिखी लड़की हैं, वो ऐसा कर सकती हैं। पुलिस होती है वो बगल में ही रोड पे एक CCTV कैमरा लगा था। अब जो कहीं से जब कोई सबूत नहीं मिल पाता है तो पुलिस उस CCTV का और 1 महीने का वो फोटो चेक करती है। तभी उसको फोटो में दिखता है कि 4 लड़कियां अक्सर उसकी दुकान पे आती हैं और वहाँ चाय पीती हैं। और जो लड़कियां थी वो सुबह शाम आती हैं। पुलिस CCTV कैमरे में देखती है, कभी इसके जिस्म पे हाथ लगा रही है, कोई इसके जांघ पे हाथ लगा रहा है, कोई इसकी छाती पर हाथ लगा रहा है। तभी लड़कियों पर शक होता है और पुलिस इनकी फोटो निकाल कर पास के ही महिला छात्रावास में जाकर इनकी पूछताछ करती है और वहाँ से इन लड़कियों को गिरफ्तार करके थाने लाती है और इन लड़कियों से पूछताछ करती है। ये लड़कियां कुछ भी बता नहीं रही होती हैं। जो महिला पुलिस है वो उनको मारती है, पीटती है। तब जाकर वो जो लड़कियां होती हैं अपना सच एक्सेप्ट करती हैं। वो कहती हैं कि हमको नहीं पता था सर
कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हमारे शारीरिक संबंध बनाने से ये मर जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो लेकिन वो इतनी हवसी थी, इतनी प्यासी थी, इतनी भूखी थी कि उनको अपनी हवस के आगे कुछ सोचता ही नहीं। पुलिस जब ये बात सुनती है, उस उनके जो घर वाले होते हैं, चारों के माता पिता को वो बुलाती है और बुलाने के बाद इनको मुकदमा दर्ज करके इन चारों लड़कियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। और जब ये मुकदमा अदालत में जाता है तो जज साहब सुनकर हैरान हो जाते हैं। जज साहब विषय बहुत एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं और फैसले के तहत लड़के के परिवार वालों को, क्योंकि 4 लड़कियां थीं, तो 5-5 लाख का जुर्माना लगाते हैं और लड़कियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। तो कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। कि कोई राय हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ, फिर किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।